हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम देखेंगे अगले लेक्चर को और इसमें मैं आपको बताऊंगा जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का ये पार्ट 2 होगा। इसके पहले मैंने पार्ट 1 पढ़ा दिया है, तो इसके बाद हम पार्ट 2 देखेंगे और बहुत सारी चीज़ें मैं बता दिया हूँ। तो ये इंडियन पॉलिटी का सीरीज ही चल रहा है यूपीएससी और पीसीएस के लिए, तो आप लोग कृपया इसको सीक्वेंस को फॉलो करें। जैसा कि मैंने सीक्वेंस बनाया है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो पिछली वीडियो में जैसा कि मैंने पार्ट 1 में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी संवैधानिक विकास है उसके बारे में आपको बताया था कि कैसे कैसे विकास होता है, और बहुत सारे एक्ट मैं बता चुका हूँ आपको और क्यों एक्ट इतने पास होते हैं। काफ़ी कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को मैंने आपको बताया और उससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। जैसे फेडरल सिस्टम होता है, यूनिटरी सिस्टम, लिखित संविधान, अलिखित संविधान, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई है। और जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, पहला वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आप कोई वीडियो देखें या ना देखें, लेकिन जो प्लेलिस्ट का मैंने पहला वीडियो बनाया है तो वो आपको देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसी में बेसिक चीज़ें जितनी भी हैं उसी में मैंने आपको बताया और उसी के फाउंडेशन पे ये जितनी भी आगे चीज़ें चलेंगी तो वो फाउंडेशन आपको बहुत ही हेल्प करेगा। उसमें मैंने एमपी, एमएलए, बाई कैमरल, यूनी कैमरल, जो एक सदनीय, द्विसदनीय, संसद की स्ट्रक्चर, कैबिनेट, ये सब चीज़ें मैंने आपको क्लियर किया था एक चार्ट में। वो आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो कृपया आप लोग सीक्वेंस देखें और बाकी भी प्लेलिस्ट जो चल रही है उसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं और काफ़ी ये कॉन्सेप्चुअल है। और दूसरी बात मैं ये बता दूं आपको कि जो यूट्यूब पे कम्युनिटी का सेक्शन है उसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चन को डालता हूँ कि जो कि यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर होता है उसका क्वेश्चन डालता हूँ, वो आपको आंसर देना बहुत ही ज़रूरी होगा। तो उसका आंसर भी आप लोग देने की कोशिश करें और आंसर देंगे तो आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस उसमें आएगा। और जितने भी क्वेश्चन मैं डाल रहा हूँ तो यहाँ से भी रिलेटेड होंगे और बाकी सारी क्वेश्चनों को भी डाल रहा हूँ, तो वो बनाएंगे तो आपको एक तो पता चलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर भी आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा बना के, और दूसरी बात है कि आप लोगों को पता भी चल जाएगा कि कैसा क्वेश्चन इसमें आता है। तो दो फायदा आपको यहाँ पे हो जाएगा। तो आप लोग उसमें आंसर देने का कोशिश करें, गलत या सही जो भी होता है उसको देने का कोशिश करें, या फिर अब जो निहाल क्लासेज है उसके फेसबुक पेज पे भी जाके क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। हर एक दिन मैं 3, 4, 5 क्वेश्चन ऐसे डालते रहता हूँ पीटी का। तो ये आपने जान लिया। और अब हम देखते हैं जो हमारा अगला पार्ट है। तो इसमें हम देखेंगे जो 1861 से लेके आप देखेंगे कि इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट जो पास होता है 1947, वहाँ तक मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा इसमें। तो पिछली लेक्चर में तो बहुत सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट करा दी है और ये भी मैंने आपको बताया था कैसे कैसे सिस्टम है, और फिगर बना के मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे बाई कैमरल होता है। जो आज का आप संसद देखते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, वो कब आएगी ये सब भी मैं आपको बताऊंगा फिगर के तहत। तो क्लास जो होगी वो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल होगी, तो उसको आपको सोचना ही नहीं है। तो अब हम देख लेते हैं और आगे का जो भी चीज़ें हैं तो आप लोग सीक्वेंस फॉलो करेंगे तो आप लोगों को पता ही होगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि 1857 की क्रांति होती है और उसके बाद जो कंपनी के हाथों से सीधी तरह से शासन लेके अब जो मोनार्क है वहाँ का, मतलब जो राजा या रानी है उसके पास शासन चला जाता है। मान लीजिए शासन चला गया, अब सीधे डायरेक्टली शासन होगा यहाँ पे अब मोनार्क के द्वारा। और उसके लिए एक जैसे मिनिस्ट्री आप देखेंगे, यहाँ पे होम मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, आप देखेंगे डिफेंस मिनिस्ट्री है। तो वैसे ही वहाँ पे क्या किया जाता है, ब्रिटेन में एक मिनिस्ट्री ही बना दिया जाता है। मिनिस्ट्री बना के समझिए कि एक ये मिनिस्ट्री बन गया एक, और इसके पद के नाम को जो इसका हेड रहेगा उसको SOS बोला जाने लगा, मतलब कि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया का नाम उसको दिया गया। और इसकी इनकी सहायता के लिए फिर 15 सदस्यीय, मतलब 15 सदस्य रहेंगे इनकी सहायता के लिए, जो कि इंडिया में पहले रह चुके होते हैं। तो ये मान लीजिए इंडिया है यहाँ पे, तो ये जो सदस्य होते हैं तो ये इंडिया में रह चुके होते हैं और इंडिया के शासन के बारे में इनको अनुभव होता है। तो इनकी सहायता के लिए फिर ये 15 सदस्यीय एक समझिए मंत्रालय ही बना दिया जाता है एक। और साथ में जैसा मैंने बताया कि 1800 एक्ट के द्वारा सिविल सेवकों की नियुक्ति के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा भी शुरू कर दी जाती है। सिविल सेवक जो कि IAS IPS आप देखेंगे ग्रुप A के जो ऑफिसर होते हैं तो उनके लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा भी हो जाती है शुरू, क्योंकि अब पता रहता है ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि ये पूरी तरह से समाप्त करना है उनको शासन को, यहाँ का जो ईस्ट इंडिया कंपनी रहती है और इनके अधिकारी सहित सबको समाप्त करके हटाना है। तो फिर यहाँ पे अब शासन करना है तो अधिकारी भी चुनना होगा। तो ये प्रतियोगी परीक्षा की स्थापना होती है यहाँ पे, और ताकि अधिकारी को यहाँ पे नियुक्त करके और यहाँ पे शासन करने के लिए भेजा जा सके। तो यही जो ऑल इंडिया सर्विस के लोग होते हैं जिन्हें सिविल सर्वेंट बोला जाता है उनको यहाँ पे भेजा जाता है शासन करने के लिए। तो ये लोग अपने अपने क्षेत्र में, छोटे छोटे क्षेत्र में ये लोग शासन करते रहते हैं। और ये 3 समझिए कि प्रेसिडेंसी रहती है इनकी, एक बंगाल रहता है, बम्बई रहता है, मद्रास रहता है शुरू में, और धीरे धीरे तो ये पूरा जो 1857 की क्रांति होगी तो पूरी तरह से मतलब समझिए इनका यहाँ तक शासन रहता है। पंजाब वगैरह में भी शासन इन्हीं का रहता है। तो ये चीज़ें होती हैं यहाँ पे। अब पूरी तरह से जो कंपनी से शासन लेके सीधे कैबिनेट के, मतलब कि ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ जाता है शासन, वही हमें इसमें देखना है। और फिर ये एक्ट अब और पास होते जाएगा। भारत शासन
को अच्छा करने के लिए और जैसे जैसे यहाँ पे विरोध प्रदर्शन होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्यों कौन सा एक्ट पास किया जा रहा है, तो वैसे एक्ट पास होते जाएंगे। तो पहला हमें एक्ट देखना है भारत जो परिषद अधिनियम 1861, द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 हमें देखना है, इसमें पहला यही है। तो यहाँ पे होती है कि लॉर्ड कैनिंग ने पहली बार भारत में विभागीय प्रणाली जो पोर्टफोलियो सिस्टम होती है उसकी शुरुआत करते हैं। जो पोर्टफोलियो सिस्टम आप अभी इंग्लैंड में देखेंगे SOS जो सदस्य बना है, जो एक मंत्रालय ही बनाया गया है, वैसा ही सिस्टम यहाँ भी ये लोग शुरू करते हैं। तो ये लॉर्ड कैनिंग पहली बार यहाँ पे पोर्टफोलियो सिस्टम लागू करते हैं। ये क्वेश्चन आ भी चुका है और आपको पता होनी चाहिए कि 1861 के एक्ट के द्वारा इसको किया जाता है। और इसमें दूसरा किया जाता है कि जो वायसराय रहता है उसके काउंसिल में 4 सदस्य तो पहले रहते हैं, 1 सदस्य बढ़ा के 5 सदस्य कर दिया जाता है और 5वां जो सदस्य होगा वो विधि सदस्य होगा, मतलब कि विधि जो लॉ के बारे में उसको पता होनी चाहिए वो सदस्य यहाँ पे बनेगा। और जो कि केंद्रीय विधान परिषद होती है उसकी संख्या 16 से 12 तक के मध्य निर्धारित की गई और सदस्यों का जो कार्यकाल होगा वो 2 वर्षों के लिए होगा और वो वायसराय ही नियुक्त करेगा इसको। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि कैसा सिस्टम था यहाँ पे। तो ये सिस्टम बना, जैसे मान लीजिए जो केंद्र में है तो ये जैसा संसद है वैसा ही मैं आपको बना देता हूँ। तो यहाँ पे ये होगा और इसमें सदस्य हों, तो ये 5 सदस्य जो होगा ये एग्जीक्यूटिव होंगे, जैसा कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर मैंने आपको बताया। तो ये एग्जीक्यूटिव कार्य करेंगे और यहाँ पे गवर्नर जनरल हेड होगा, जैसे कि PM आज हेड होता है, चाहे प्रेसिडेंट आप मान सकते हैं, तो वो हेड होता है, वैसे ही यहाँ पे गवर्नर जनरल जो होगा ये सबसे हेड होगा। और फिर नीचे 6 या 12 सदस्य हो सकते हैं, इसको लेजिस्लेचर आप मान सकते हैं, जो कि लॉ बनाने का काम करेगी और ये लोग लॉ इम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे यहाँ। तो इसको लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला गया और इसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल बोला गया। तो ये समझ लिया, आगे मैं धीरे धीरे डिफाइन करते रहूँगा, जो भी चीज़ें हैं वो बताने वाली वो डिफाइन करते रहूँगा। और वायसराय को अध्यादेश जारी करने की दी गई। अब अध्यादेश क्या होता है वो आप सिंपली थोड़ा सा समझ लिया। अध्यादेश मतलब एक कानून ही होता है, जब संसद सेशन में नहीं होती है, मतलब वो संसद जब कार्यरत नहीं रहती है तो फिर अगर कोई लॉ का जरूरत होता है तो वो प्रेसिडेंट लिख के दे देता है वो लॉ, और जब भी संसद का फिर कार्यकाल स्टार्ट होगा वहाँ पे आपको 42 दिन के अंदर में वो लॉ को पास करना पड़ेगा, नहीं तो वो अध्यादेश समाप्त हो जाती है। वैसा ही सेम है स्टेट में भी, स्टेट में गवर्नर लॉ पे सिग्नेचर करके दे देता है तो उसको अध्यादेश बोलते हैं। तो यही अध्यादेश जो जारी करने का अधिकार है यहाँ से इनको मिल जाता है। और अब जैसा कि मैंने बताया कि केंद्रीकरण शुरू में तो होता है कि सेंट्रलाइज किया जाता है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि विकेंद्रीकरण होगा, डिसेंट्रलाइज किया जाता है, मतलब कि अब जो पावर है वो एक हाथों में नहीं रहेगी। और सेंट्रलाइज मतलब क्या होता है, पहले सेंट्रलाइज सिस्टम रहता है, जैसे कि राजा ही सब कुछ कर सकता था, राजा के ही हाथ में सभी पावर होते थे, लेकिन अब यहाँ पे डिसेंट्रलाइज मतलब कि जो प्रांत है, समझिए कि बम्बई है, मद्रास है, उनको भी कुछ कुछ शक्तियाँ दी जाती हैं, जैसे कि मुद्रा, वित्त, ऋण वगैरह पे, इन सब पे शक्ति दी जाती है, मतलब कि अब शक्तियों का बंटवारा हो रहा है। तो ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है। अगर शक्ति एक हाथों में आ जाती है उसको सेंट्रलाइज सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ से ये शुरू होता है। और बजट पे कोई शक्ति नहीं रहती है प्रांतों को, ये आप बात ध्यान में रखेंगे कि बजट पे कोई शक्ति नहीं है। जो प्रांत हैं मुंबई, मद्रास, ये सब हो गए, इन लोगों को कोई भी अधिकार नहीं है बजट पे कुछ भी बोलने का। और वायसराय को यह अधिकार दे दिया गया कि अब बंगाल, उत्तर पश्चिम जो प्रांत है, उत्तर प्रदेश, पंजाब में विधान परिषदों की स्थापना हो सकती है, जो कि आज आप देखेंगे विधान परिषद आप देखेंगे स्टेट में होता है, उनकी स्थापना करने का इनको अधिकार मिल गया। जैसा कि ये सेंटर में चीज़ें हैं वैसा ही अब स्टेट में भी ये चीज़ें तुम कर सकते हो, विधान परिषद की स्थापना, ये इनको पावर मिल जाता है वायसराय को। तो ये इसमें होता है। और फिर होता है कि भारत परिषद अधिनियम आप देखेंगे कि पास होगा कुछ दिन बाद, ये भारत परिषद अधिनियम पास होता है। और इसमें होता क्या है कि कांग्रेस की अब स्थापना हो गई है। आप देख रहे हैं कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में हो चुकी है। और कांग्रेस की स्थापना जब होती है तो फिर अब यहाँ पे अब ब्रिटिशों का धीरे धीरे दबाव बनना शुरू होगा। कांग्रेस शुरू से ही दबाव बनाना शुरू करती है और इसके दबाव के कारण फिर इनको ये लॉ पास करना पड़ता है और लोग जागरूक भी होने लगते हैं। जब कांग्रेस की स्थापना होती है तो धीरे धीरे कांग्रेस क्या करती है कि लोगों को जागरूक करती है। तो शुरू में इनिशियल फेज में आप देखेंगे कि लोगों को जागरूक करने का ही कार्य कांग्रेस करती है। और फिर से क्रांति ना हो जाए, इनका भी डर था हमेशा ब्रिटिश को कि 1857 की क्रांति हुई थी तो आप देखेंगे कि पूरी तरह से ब्रिटिश शासन उखड़ चुकी थी, उसमें बहुत ही मुश्किल से ये लोग फिर से अपना शासन एस्टेब्लिश कर पाए। लेकिन अगर फिर से उसके आधे लेवल का भी अगर रिवोल्ट होता था तो वहाँ से ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उसको अपना बोरा बिस्तर बांध के जाना पड़ता है इंग्लैंड। तो इस वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट हमेशा डरी रहती थी और हमेशा भारतीयों को खुश करना सोचती थी। तो क्रांति का भी डर था, इस वजह से भी एक्ट लाते हैं। इसमें मतलब एक्ट पास होता है तो हमेशा थोड़ा थोड़ा स्वायत्ता दिया जाता है भारतीयों को, और यही स्वायत्ता जब बहुत ज़्यादा मिल जाएगा तो बाद में अब एक इंडिपेंडेंस ही बचेगा, वो भी देके 1947 में इनको जाना पड़ता है यहाँ से। और भारतीय अपना प्रतिनिधित्व का भी मांग शुरू करते हैं, मतलब कि
जो ये विधानमंडल या फिर विधान परिषद या फिर जो केंद्रीय विधान परिषद बनी है उसमें अब भारतीय भी बोलते हैं कि हमें भी नियुक्त करो। तो शुरू में ये नहीं रहता है कि मतलब भगा दो, शुरू में कांग्रेस का यही रहता है कि जो संविधान है उसमें सुधार किया जाए, भारतीयों का भी प्रतिनिधित्व किया जाए। बाद में देखिएगा कि इंडिपेंडेंट पूरी तरह से ये लोग मांग करते हैं कि पूरी तरह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ये हमें शासन दे के हाथ में अपने चली जाए यहाँ से। तो ये होता है। तो इन सब कुछ वजहों से जाके ये एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट लाती है, यही हमें इसमें देखना है। तो जो ये केंद्रीय विधान परिषद आप देखेंगे उसमें सदस्यों की संख्या बढ़ा के न्यूनतम 10 एवं अधिकतम 16 कर दिया गया। मतलब कम से कम तो आप 10 रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप 16 रख सकते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि आखिर में सदस्यता ये लोग बढ़ा कहाँ रहे हैं। जैसे ये मान लीजिए ये संसद है, इसमें आदमी बैठेंगे, तो ये मान लीजिए ये कि विधान परिषद है, केंद्रीय विधान परिषद। तो इसमें है कि अब मान लीजिए ये मेंबर है, टोटल ये मेंबर मान लीजिए पूरी तरह से ये लोग मेंबर है, और ये मेंबर है तो इसको पूरी तरह से बोला गया विधान परिषद, मतलब केंद्रीय विधान परिषद। और राज्य स्तर पे होगा तो राज्य का विधान परिषद उसको बोला जाएगा। तो केंद्रीय विधान परिषद, तो ये कुछ मेंबर को मिला के इसमें से समझिए ये हो गया एग्जीक्यूटिव हो गया। और एग्जीक्यूटिव में कौन होगा, मतलब ये लॉ को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो एग्जीक्यूटिव हो गया। और सबसे ऊपर इसमें रहेगा जीजी, मतलब गवर्नर जनरल काउंसिल, ये रहेगा। और ये सदस्य जो है ये विधान परिषद के, इसी में ये लोग बार बार सदस्य को बढ़ा देंगे। जब भी बोलेगा, मतलब कि जब भी कांग्रेस दबाव करेगी कि हमें भी प्रतिनिधित्व चाहिए, तो ये क्या करेंगे कि यहाँ पे सदस्य को बढ़ा देंगे, यहाँ पे की सदस्यता ये लोग बढ़ा देंगे सदस्य को। फिर जब भी विरोध होगा तो यहाँ पे सदस्य बढ़ा देंगे, लेकिन इससे छेड़खानी नहीं किया जाएगा। जो गवर्नर जनरल की परिषद रहती है एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इससे छेड़खानी नहीं किया जाएगा। लेकिन जब बाद में देखिएगा कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे विरोध होने लगता है, तब जाके यहाँ पे भी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहती है तो इसमें भारतीय को भी नियुक्त करना शुरू करती है। तो पहले तो एक सदस्य को नियुक्त करेंगे, फिर उसमें देखेंगे कि बहुत ज़्यादा विरोध होने लगता है तो 1935 का जो एक्ट आएगा उसमें देखेंगे कि एक गवर्नर जनरल रहता है और पूरी तरह से भारतीय सदस्य ही इसमें आ जाते हैं। इतना विरोध होता है कि इनको रखना पड़ता है। और मेनली जो पावर है इसमें गवर्नर जनरल के ही पास है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के ही पास पावर है, इनके पास कुछ पावर है नहीं। बिना गवर्नर जनरल के कहने के ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये किया जाता है बार बार इनको फुसलाने के लिए। जब भी बोलेंगे तो सदस्यता यहाँ पे बढ़ा के कुछ सदस्यता बढ़ा दी जाएगी कि चुन के लाओ यहाँ पे। और लोग कौन चुन सकते हैं, जो अमीर होंगे, शिक्षित होंगे, जिनको ये क्लर्क बनाने के लिए शिक्षा दिए हैं, तो जो ब्रिटिश चाहेंगे उसी सदस्य को यहाँ पे नियुक्त करके लाते हैं। गरीबों का प्रतिनिधित्व हो ही नहीं पाता है यहाँ। तो ये चीज़ें रहती हैं। तो ये अब हम देख लेते हैं और चीज़ें इसमें क्या है। और अब क्या हुआ कि जो परिषद के सदस्य थे, ये जो सदस्य हैं, ये अब बजट पे भी प्रश्न पूछ सकते थे। जो कि एग्जीक्यूटिव बजट बनाएगी उस पर पूछ सकते हैं, बहस भी कर सकते हैं, किंतु प्रश्न पूछने के अलावा ये लोग मतदान नहीं कर सकते हैं उसमें। तो मतदान जब वोटिंग होगी तो इन लोगों को कोई अधिकार नहीं है कि वोटिंग करके उस जो बजट बना है उसमें कुछ चेंज कर सके। ये सब अधिकार इन लोगों को नहीं मिलता है। और भारत में पहली बार जो निर्वाचन पद्धति प्रारंभ होती है, लेकिन डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। जैसे कि अमेरिका में आप इलेक्शन देखेंगे तो इलेक्टोरल कॉलेज रहता है। मान लीजिए कि पहले 50,000 लोग थे और लोग फिर 50,000 चुन के उसको छोटा सा एक सदस्य का ग्रुप बना देते हैं। ग्रुप बना देंगे, मान लीजिए कि 50,000 सदस्य मिलकर 1,000 लोगों का ग्रुप बनाए और 1,000 में से फिर उसको प्रतिनिधित्व भेजा जाता है वहाँ पे। तो ऐसा होता है, लेकिन डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। निर्वाचन पद्धति तो स्टार्ट हो जाती है, लेकिन डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है यहाँ पे। और प्रांतीय जो परिषदों में गैर सरकारी सदस्य नगर पालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय तथा वाणिज्य मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते थे। तो जैसा कि आज भी आप देखेंगे कि जो 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये आज भी आप देख सकते हैं। तो अब थोड़ा सा स्टेट का सिस्टम देख लीजिए। स्टेट का क्या सिस्टम था, तो ये 2 तरह के स्टेट थे। एक में था जो ये एक सदनीय था, मतलब कि एक ही सदन है, इसमें बस एक ही सदन रहेगा और ये मेंबर है एक सदन में। और दूसरा रहता है स्टेट 2 टाइप के रहते हैं जो आज देखेंगे आप। तो इसमें 2 सदन रहता है, एक तो विधान परिषद रहता है और एक जो देखेंगे तो विधानसभा रहता है। और ये पूरी तरह से विधानसभा ही रहता है। तो 2 तरह के सिस्टम इसमें होते हैं। और जब भी बोला जाता है तो इसमें जो 2 तरह के सिस्टम है, तो एक में तो आप जानते हैं कि विधान परिषद में कोई पावर रहती नहीं है, उसमें सदस्य को बार बार बढ़ा दिया जाता है इन लोगों को फुसलाने के लिए। तो ये होता है। तो अब हम देख लेते हैं, ये एक्ट तो आपने देख लिया। अब हम देखते हैं अगला एक्ट, और ये काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है। आपका जो एक्ट है भारत परिषद अधिनियम 1900 होता है, और इसको मॉडले मिंटो सुधार भी बोलते हैं। तो इसमें आप देखिए कि भारत के जो सचिव थे मॉडले थे, और जो यहाँ के गवर्नर थे वो मिंटो थे। इसी वजह से इसको मॉडले मिंटो सुधार बोला जाता है। जो एसओएस पद बना था, उस एसओएस पद पे मॉडले थे, और यहाँ पे जो गवर्नर थे ये
मिंटो थे, इस वजह से इसको पार्लियामेंटो रिफॉर्म बोला जाता है। और ये एक्ट जो रहता है इस वजह से पास किया जाता है, जो ऊपर वाला एक्ट देखेंगे इससे कांग्रेस खुश नहीं रहती है, और कांग्रेस खुश नहीं रहती है तो बार बार आंदोलन को बढ़ावा देती है, जिससे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट डरी रहती है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट डर के फिर यहाँ पे ये एक्ट पास करती है, और लोगों में भी असंतोष रहता है। इसी टाइम आप देखेंगे कि बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा किया जाता है, और लॉर्ड कर्जन जब बंगाल विभाजन करता है तो लोग उससे बहुत ज्यादा असंतुष्ट रहते हैं, और फिर तरह तरह के उसमें देखेंगे कि आंदोलन होते हैं, कपड़ा की होलिका जलाई जाती है, बहुत तरह के आंदोलन होते हैं। उसी में आप देखिएगा स्वदेशी आंदोलन भी होता है कि मतलब ब्रिटिश जो भी चीजें होंगी प्रोडक्ट उसका यूज हम नहीं करेंगे, हम अपने देश के बने हुए चीजों का ही यूज करेंगे। तो इससे भी ब्रिटिश गवर्नमेंट डर जाती है, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट का आप मेनली मोटिव आप क्या देखेंगे, फायदा कमाना रहता है, और जब उसका प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं तो फायदा होगा ही नहीं। तो इन सब वजह से भी ये जो एक्ट रहता है इसको पार्लियामेंटो एक्ट लाया जाता है, और बड़े बड़े आंदोलन भी शुरू हो जाते हैं, बहुत बड़े आंदोलन होते हैं, तो इन सब वजहों से ये एक्ट लाया जाता है। तो इसमें होता क्या है ये थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, जो केंद्रीय और राज्य का सिस्टम है दोनों में सदस्यता बढ़ाई जाती है। ये जो सदस्यता रहती है इसको फिर से बढ़ा दिया जाता है, दोनों में सदस्यता को बढ़ा दिया जाता है, यहाँ पे भी सदस्य को बढ़ा दिया जाता है, मतलब दोनों जगह सदस्य को बढ़ा दिया जाता है। और किया क्या जाता है, जो ये मैंने ऊपर बताया था आपको कि ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहती है जिसमें गवर्नर जनरल रहते हैं, तो इसमें अब किया जाता है कि एक सदस्य जो होंगे ये भारतीय होगा। अब तो इसी में पहले जो भारतीय सदस्य को नियुक्ति की जाती है, तो एसपी सिन्हा जो रहते हैं ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो रहती है इसमें पहली बार भारतीय कोई सदस्य बन के आते हैं, वो यहाँ पे लिखा भी होगा। एचसी सिन्हा जो है इनको सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बोला जाता है, तो ये पहले भारतीय सदस्य बनते हैं गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और यहाँ पे पहली बार मुस्लिम समुदायों के लिए भी पृथक प्रतिनिधित्व का बंद किया गया। अब क्या किया गया कि अब इनको मुस्लिमों के लिए सीट बढ़ा दिया गया यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो ये जो सीट बढ़ाया गया नीचे समझिए, तो ये मुस्लिमों के लिए बढ़ा दिया गया, और इसका वोटिंग जो है ये मुस्लिम ही कर सकते हैं। तो अब इसको समझना पड़ेगा, जैसे कि आज देखेंगे कि एक जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है उसमें एक ही लोकसभा के सदस्य आएंगे, चाहे मान लीजिए एक छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो इसमें जो विधानसभा के सदस्य हैं तो एक ही आएंगे, लेकिन ये सिस्टम कर दिया गया कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से 2 सदस्य आ सकते हैं, एक हिंदू आएंगे एक मुस्लिम आएंगे, बाद में इसको सिख ईसाई सब में बढ़ा दिया जाता है समझिए। और क्यों बढ़ाया जाता है, ताकि ये लोग अपने में ही लड़ते रहें। तो यही फिर यहाँ पे जो होता है फूट डालो राज करो की नीति आपने सुना होगा, तो वो मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में आपको पढ़ाऊंगा। यहाँ से इसका बीजारोपण किया जाता है, और यहीं से माना जाता है कि पाकिस्तान का भी बीजारोपण हो जाता है। यहाँ से हिंदू मुस्लिम में बहुत ही फूट धीरे धीरे बढ़ते चला जाएगा। यही होता है पार्लियामेंटो सुधार, कि ये सदस्यता जो बढ़ाई जाती है मुस्लिमों के लिए, और इसको वोट मुस्लिम ही कर सकते थे। और लॉर्ड मिंटो जो रहते हैं, तो पार्लियामेंटो सुधार है, तो मिंटो इस टाइम गवर्नर है, तो इन्हीं को फिर सांप्रदायिकता का जनक भी लॉर्ड मिंटो को ही बोला जाता है। और फिर धीरे धीरे आप देखिएगा कि ये सब बढ़ते जाएगा। तो ये सब तो मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री का पार्ट है। हमें मेनली अभी देखना है अपने कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, क्योंकि हम अभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री तो हम अभी कर नहीं रहे हैं। और अब किया गया कि बजट पे वाद विवाद पूछने का, पूरक भी प्रश्न पूछ सकते थे, दोनों का अधिकार मिल गया। पूरक प्रश्न होता है कि जैसे पहले आपने कोई प्रश्न पूछा, फिर उन्होंने जवाब दिया, फिर आपने कोई प्रश्न पूछा, तो इसको पूरक प्रश्न बोलते हैं। दूसरा प्रश्न आप जब उनके जवाब पे प्रश्न पूछते हैं। और अगला होगा कि विदेशों से संबंध, देशी राजाओं से संबंध तथा न्यायालयों में लंबित मामलों पर बहस वर्जित है। तो ये जो विधान परिषद के सदस्य थे, मान लीजिए जो सदस्य हैं निचले सदन के, जो सदस्य हैं संसद के, मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अलावा, वो लोग विदेशी संबंध पे, देशी राजाओं से कैसा संबंध हमें रखना है, तथा न्यायालय में जो लंबित मामले हैं उन पे बहस ये लोग नहीं कर सकते थे। ये सिस्टम यहाँ पे किया गया। और फिर अगला जो एक्ट आता है हमारा, ये एक्ट आता है भारत शासन अधिनियम 1919, तथा इसको मोंटेस्क्यू चैम्फोर्ड सुधार भी बोलते हैं। कोई भी एक्ट आ रहा है, लेकिन आप ये समझ के रखिए कि जो भी पावरफुल इसमें सबसे इंसान है, तो वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल ही है। मतलब जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो सबसे पावरफुल है, उसके बिना मर्जी के कुछ भी नहीं हो सकता। ये बस जितना भी चीज़ें आ रही हैं वो है गुड़ गिरा के डंडा मारने वाला, मतलब कि मीठा खिला दो और डंडा मारो पीछे से, वही चीज़ें हैं। ये सब करते हैं। और जब भी इन लोगों का आंदोलन होता है तो फिर पुलिस को उतार के सप्रेस किया जाता है आंदोलन को। तो ये बस दिखावे का किया जाता है जितने भी एक्ट पास किए जाते हैं। जब भी आंदोलन ये लोग करते हैं कांग्रेस, और जितने भी लोग भारतीय होते हैं, तो फिर एक
एक्ट पास करके वो बोलते हैं कि हम आपको स्वायत्ता दे रहे हैं, आपको प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, आपको संसद में बुला रहे हैं, आपको राज्य विधानमंडल में बुला रहे हैं, ये सब कह के इन लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो अब ये जो 1919 का आप देखेंगे मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो आता है, तो वो देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका है और यहाँ पे शुरू तो 1914 में ही हो चुका है, लेकिन पहले से ही इस एक्ट को पास करने का बात किया जाने लगता है जब युद्ध शुरू होता है, क्योंकि भारतीय का इन लोगों को चाहिए था हेल्प। आप देखेंगे कि शुरू में जो मित्र राष्ट्र रहते हैं उनका बुरा हालत रहता है, वहाँ पे जो जर्मनी रहता है इन लोगों को काफ़ी पीछे ढकेल चुका रहता है, बुरी हालत रहता है, और फिर इनको चाहिए था यहाँ पे भारत का सपोर्ट, और भारत में अभी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी, तो मतलब कांग्रेस का सपोर्ट चाहिए था, और कांग्रेस जब तक सपोर्ट नहीं करती तो भारतीय का सपोर्ट नहीं मिलता, और बिना कांग्रेस के क्या है सपोर्ट नहीं मिलता, और सेना फिर लड़ने भी नहीं जाती है, और यहाँ पे जितने भी चीज़ें थी उनका भी मदद इन लोगों को नहीं मिलता। जब तक जनता सामान वामान नहीं खरीदती तो इन लोगों को पैसा नहीं मिलता, और युद्ध तो पैसा से ही लड़ा जाता है, ये आपको पता ही है। और यहीं पे आप देखेंगे कि कांग्रेस भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई थी। कांग्रेस बात बात पे आंदोलन शुरू करा देती थी, और एक बार जब कांग्रेस का फिर अधिवेशन होता था और वहाँ पे जो भी बातों पे सहमति होती थी, चाहे जो भी रिफॉर्म की बात की जाती थी, तो जनता बिल्कुल कांग्रेस के सपोर्ट में खड़ी हो जाती थी, और कांग्रेस का काम ही था तरह तरह के लोगों को बुला के वहाँ पे भाषण दिलाना, लोगों को जागरूक करना, नेताओं को बुलाना, और फिर कांग्रेस धीरे धीरे काफ़ी मतलब कि फेमस हो चुकी थी, तो कांग्रेस का भी यहाँ पे दबाव था, तो इस वजह से भी इनको ये एक्ट लाना पड़ा। और होम रूल लीग भी देखेंगे कि इसी समय 1516 में लगभग शुरू हो जाता है होम रूल लीग आंदोलन, जो बाल गंगाधर तिलक और फिर एनी बेसेंट द्वारा किया जाता है। मतलब कि होम रूल लीग मतलब कि हम अपने घर का शासन हम अपना खुद ही करेंगे, ये इसकी मांग की जाती है, तो इससे भी मतलब ब्रिटिश सरकार डरी रहती है। और फिर देखेंगे कि कांग्रेस मुस्लिम लीग की भी समझौता हो जाता है 1916 में, और वहीं पे आप देखेंगे कि जो गरम दल नरम दल रहते हैं दोनों आके भी मिल जाते हैं, तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है जिससे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट डर जाती है। और इसी टाइम आप देखेंगे कि मुस्लिमों द्वारा खिलाफत आंदोलन भी शुरू हो जाता है, जो कि मुस्लिम देखेंगे कि पहले सपोर्ट में रहते हैं, और जब टर्की में खलीफा पद की समाप्ति की बात की जाती है तो यहाँ पे खिलाफत आंदोलन शुरू हो जाता है। तो इन सब के वजह से फिर होता क्या है कि एक एक्ट पास करने का ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलती है, और बोलती है कि फिर इसमें हम ज़्यादा आपको प्रतिनिधित्व देंगे, ज़्यादातर स्वायत्ता दी जाएगी, हम बस नाम का शासन करेंगे यहाँ पे, बाकी जो भी एक्चुअल पावर होगी वो आप लोगों के पास होगी। लेकिन ऐसा कुछ रहता नहीं है, वो जो करते हैं ब्रिटिश वो इन लोगों को प्रभावित करने के लिए, ताकि उन लोगों का काम निकल सके, ये उन लोगों का टारगेट रहता है। और इसको मॉन्टेस्क्यू चैम्फोर्ड सुधार इसलिए बोला जाता है कि मॉन्टेस्क्यू जो रहते हैं वहाँ पे एसओएस में मंत्री हैं, और जो चैम्फोर्ड रहते हैं ये यहाँ पे वायसराय रहते हैं, इस वजह से इसको पास किया जाता है। और अब होता क्या है कि जो ये केंद्र में जो विधान परिषद रहती है इसको द्विसदनात्मक बना दिया जाता है, मतलब कि जो आज आप राज्यसभा लोकसभा देख रहे हैं वैसा बना दिया जाता है। लेकिन उस टाइम आप देखेंगे कि जो काउंसिल ऑफ स्टेट नाम तो रहता है, लेकिन वो स्टेट का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी तक हम फेडरल सिस्टम अप्लाई नहीं किए हैं अपने यहाँ पे। उस टाइम का मैं बात कर रहा हूँ, तो फेडरल सिस्टम नहीं है तो वो राज्यों का प्रतिनिधित्व के लिए नहीं बनाया गया था, बस उसको काउंसिल ऑफ स्टेट बोला जाता था। और बजट पे जो स्वीकृति प्रदान करने का वो निचले सदन का रहता है, जो कि आज भी आप देखेंगे कि पॉपुलर हाउस जो है लोकसभा उसको ही अधिकार है, तो ये किया जाता है। क्योंकि जब आप देखेंगे कि इसी टाइम में दिल्ली से जो कैपिटल है वो कोलकाता से दिल्ली आ चुकी है, और दिल्ली आती है तो फिर ये द्विसदनीय जो संसद है ये बना दी जाती है, और इसको बोला जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट, और इसको बोला जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली। और फिर इसी में से अब मान लीजिए जो आज सरकार बनती है तो ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनती है, जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी सहायता के लिए सदस्य होते हैं यहाँ पे। मतलब आज जो कैबिनेट है और जो कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं वो आप यहाँ पे समझ सकते हैं, और सबसे ऊपर आज जो पीएम है वो आप समझ सकते हैं यहाँ पे गवर्नर जनरल। और प्रांतों में भी फिर जो ये सिस्टम था, तो प्रांतों में भी यहाँ पे जो सदस्य होते थे ये तो सदस्य हैं ही, और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल गवर्नर की रहती है, और यहाँ पे भारतीय सदस्य को भी स्थान मिलने लगा यहाँ पे, तो ये सिस्टम यहाँ पे बनती है। तो जैसा कि ये बनाया गया, तो ये राज्य परिषद है, तो राज्य परिषद में आप देखेंगे कि इसमें राज्य परिषद में इसमें टोटल 60 मेंबर को बोला गया कि इसमें टोटल 60 मेंबर रहेंगे, और 60 मेंबर रहेंगे, और इनका कार्यकाल रहेगा 5 वर्षों के लिए। और वित्त विधेयक पे दोनों का बोला गया कि बराबर अधिकार रहेगा वित्त विधेयक पे, जो फाइनेंशियल बिल होता है। और जिसको बोला गया लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर सेंट्रल लेजिस्लेचर भी आप बोल सकते हैं। सेंट्रल लेजिस्लेचर बोला गया केंद्रीय विधायिका। तो इसमें होगा कि इसमें सदस्य जो थे 145 सदस्य को बोला गया कि इसमें 145 सदस्य होंगे, और इनका जो कार्यकाल होगा ये 3 वर्ष के लिए होगा, और पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन का बात इसमें किया गया। तो
1919 के एक्ट में ही आप देखिएगा पहली बार जो डायरेक्ट इलेक्शन का बात इसमें किया गया। और डायरेक्ट इलेक्शन सभी नहीं दे सकते थे, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। कुछ ही लोग थे जो कि इलेक्शन में भाग ले सकते थे। तो टोटल पॉपुलेशन का लगभग मान के चलिए कि 14% ही जो लोग थे वो वोट कर सकते थे। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहते थे उसी से वोट कराते थे, जो पढ़े लिखे होते थे। पढ़े लिखे मतलब अपने अनुसार तो ये इन्होंने पढ़ाया ही था और स्ट्रक्चर किया था जो एजुकेशन का, तो वही लोग वोट कर सकते थे ताकि जो व्यापारी लोग हैं वही चुन के उसमें जा सके और फिर इनका ही कहा माना जा सके। ये सिस्टम अप्लाई रहता है यहाँ। और आगे हम देख लेते हैं और क्या होता है। और थोड़ा सा आपको ये भी समझ लेना है कि जैसे कि ये मैंने आपको बताया था, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहती है। ये मान लीजिए जो ये सदस्य होंगे तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहेगी और इसमें सदस्य होंगे। तो अब मान लीजिए कि जो 6 सदस्य हैं, तो 6 सदस्य हैं तो अब 3 भारतीय होंगे इसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, और जो गवर्नर जनरल काउंसिल यहाँ पे होगी, और वायसराय भी इसको बोला जाता है। तो मैं गवर्नर जनरल काउंसिल इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर यही शब्द उपयोग में लिया जाता है। और प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली के प्रवर्तक किया गया। प्रांतीय विषय को 2 उपवर्गों में विभाजित कर दिया गया। तो अब आपको ये भी थोड़ा सा समझना होगा। जो प्रांत थे, जो स्टेट आप आज जानते हैं, तो उसको पहले प्रांत बोला जाता था। तो इसमें क्या हुआ ये आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे समझ। तो जैसा कि आप देखेंगे आज विषय होते हैं, तो एक तो होते हैं कि संघ सूची के विषय, जैसा कि मैंने आपको 7 शेड्यूल में बताया था। तो ये संघ सूची के विषय हो गए। और एक होगा राज्य सूची के विषय, जिसपे कि राज्य कानून बनाता है। तो यही डायरार्की सिस्टम बोला जाता है। डायरार्की सिस्टम आप देखेंगे कि द्वैध शासन भी बोला जाता है इसको। तो यही है वो प्रशासनिक विषय। 2 भागों में शक्तियों को बांट दिया जाता है, जो कि आज भी आप देखेंगे संघ सूची है, राज्य सूची है और समावर्ती सूची है, जिसपे दोनों लोग लॉ बना सकते हैं। तो ये संघ सूची है, तो ये केंद्रीय विषय, ये गवर्नर जनरल और चाहे वायसराय जो भी उस टाइम नाम चलता था वो करेंगे। इस पे पूरी तरह से इनका अधिकार होगा। मतलब ये समझिए सेंटर का कानून है और ये स्टेट का कानून है। स्टेट इस विषय पे काम कर सकती है। और फर्दर इसको भी क्या किया गया कि ये जो विषय हैं इनको भी 2 भागों में कर दिया गया। 2 भागों में कर दिया गया मतलब कि समझिए कि इनको आरक्षित विषय कर दिया गया जो कि रिजर्व सिस्टम है, और दूसरा कर दिया गया कि एक हस्तांतरित विषय है, मतलब कि ट्रांसफर सब्जेक्ट हो गया। तो ये जो आरक्षित विषय रिजर्व जो सब्जेक्ट था, तो इसमें मेन चीज़ों को रखा गया, जिसपे कि गवर्नर जनरल जो स्टेट का गवर्नर जनरल रहेगा और उसका कार्यकारी परिषद, उसके बिना आगे के वो चीज़ें नहीं हो सकती हैं। तो मेन विषय जैसे राजस्व हो गया, टैक्स कितना आएगा, ये सब चीज़ों पे इनका अधिकार है। खनिज जितने भी संसाधन है उनका अधिकार है। और मान लो कि जो पुलिस है उन पे भी इसी का अधिकार है। और जो ये ट्रांसफर सब्जेक्ट रहता है ये दे दिया गया यहाँ पे, जो भारतीय सदस्य निचले सदन में चुन के आते थे उनको दे दिया गया। और इसमें रख दिया गया जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये सब चीज़ें जो भारतीयों के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब चीज़ें इनको दे दिया गया ट्रांसफर सब्जेक्ट, ताकि इसमें आप लोग कुछ कर ही नहीं सके, क्योंकि टैक्स का पैसा तो इनके पास है, बिना इनके मर्जी के तुम खर्च ही नहीं कर सकते। तो अब स्वास्थ्य और शिक्षा में कैसे खर्च कर सकते हो। तो ये सिस्टम अपनाया गया। तो ये 2 विषय में राज्य सूची जो था इसको भी 2 विषय में बांट दिया गया, एक ट्रांसफर सब्जेक्ट, एक रिजर्व सब्जेक्ट। और जो रिजर्व रहेगा वो बिना गवर्नर जनरल और काउंसिल के उसके सहायता के कुछ भी हो नहीं सकता। वहाँ पे ये चीज़ें किया गया। तो ये आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी है आरक्षित विषय रहता है। इन विषय पे गवर्नर जनरल कार्यकारिणी परिषद की सलाह से कार्य करता था, जो कि विधान परिषद के लिए उत्तरदायी नहीं था, मतलब कि उसके प्रति उत्तरदायी तो नहीं था। इस विषय में आप देखेंगे वित्त था, भूमि था, न्याय था, पुलिस था, समाचार पत्र था, कारखाना, बिजली, सार्वजनिक सेवा, ये सब जितने भी इम्पोर्टेंट थे ये रिजर्व था गवर्नर जनरल के लिए, जो स्टेट का गवर्नर जनरल है। और दूसरा था हस्तांतरित, जो कि ट्रांसफर है सब्जेक्ट। इसमें था कि गवर्नर जनरल का शासन होता था और कार्य में वह मंत्रियों की सलाह लेता था, और जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे, जो कि मंत्री चुन के आते थे, उनमें भी इसका अधिकार है। समझिए बिना इसके अधिकार के वो भी काम नहीं हो सकता था। जो स्वास्थ्य वगैरह है इन सब पे भी कार्य के लिए इसकी अनुमति लेनी ही पड़ेगी, जो गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उस। और यहीं से आप देखेंगे कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन होता है, जो कि आज आप देखेंगे कि जो यूपीएससी है तो यहीं से माना जाता है गठन। यहाँ पे 1926 में गठन होता है। और साथ ही एक महालेखा परीक्षक, जो कि आप देखेंगे सीएजी, इसकी भी नियुक्ति होती है। तो जितने भी मॉडर्न चीजें आप देख रहे हैं वो सब चीजें यहाँ से 1919 का एक्ट और 1935 के एक्ट से ही आया है। और पहली बार यहाँ पे आप देखिए कि प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति आती है। प्रत्यक्ष चुनाव समझिए पहली बार यहाँ से आती है। इसके पिछले एक्ट में भी मैं आपको बताया था, लेकिन यहीं से सबसे पहले प्रत्यक्ष चुनाव डायरेक्ट इलेक्शन की बात होती है। और डायरेक्ट इलेक्शन होती है भी क्योंकि द्विसदनीय बना दिया गया है दोनों सिस्टम। तो अब राज्य में भी आप समझ लीजिए कि द्विसदनीय बना दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 11 प्रांत थे उस टाइम, समझिए ब्रिटिश के, और 11 प्रांत में 6 में तो द्विसदनीय थी, मतलब द्विसदनीय व्यवस्था थी, और
जो 5 था उसमें एक सदनीय ही व्यवस्था थी और इसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल यहाँ पे आएगा ही और उसके सदस्य, और यहाँ पे भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल आएगा और इसके सदस्य गवर्नर जनरल के साथ में आएंगे। और यहाँ पे ऊपर को आज भी आप देखेंगे कि विधान परिषद बोला जाता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, और इसको बोला जाता है विधान सभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, वो उस टाइम भी इसको बोला जाता था। और चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का गठन किया गया जिसके प्रथम जो चांसलर थे ये बीकानेर के महाराजा गंग सिंह थे। तो ये फैक्ट है, ये आपको क्वेश्चन में नहीं आएगा। और यहाँ पे पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, साथ ही निर्वाचन प्रणाली को भी सिखों पर भी लागू किया गया। तो अब ये जो निर्वाचन पद्धति जो आपने देखा था कि मैंने आपको बताया था मुस्लिमों के लिए सीट बढ़ा दिया जाता है, तो अब इसको सिखों के लिए भी, ईसाइयों के लिए भी एक्सटेंड कर दिया जाता है। और यहीं से आप देखेंगे पहली बार महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिलता है। और वायसराय की जो परिषद थी उसमें 8 सदस्य में कम से कम 3 तो भारतीय होना अनिवार्य कर दिया गया। तो ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। और आपको पता होना चाहिए जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जैसा कि आप देखेंगे कि आज का एग्जीक्यूटिव जो हमारी सरकार है तो वो लोकसभा के प्रति हमेशा उत्तरदायी होती है, लेकिन उस टाइम कोई भी उत्तरदायी का ये सिस्टम नहीं था, ये आपको पता होनी चाहिए। ये गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल उत्तरदायी नहीं होती थी परिषद के प्रति। और इस एक्ट में भी आप देख रहे हैं कि मतलब कि उत्तरदायी जो सरकार की बात की गई थी वो दी नहीं गई है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल है उसके पावर को लिया ही नहीं जा रहा है। गवर्नर जनरल पे कोई लगाम ही नहीं है, वो जो बोलेगा वही होगा। और केंद्रीय जो सरकार थी ये एकात्मक बनी रही। काउंसिल ऑफ स्टेट तो बना दिया गया लेकिन वो राज्यों का प्रतिनिधित्व तो वहाँ पे नहीं कर रहा है। और जैसा कि मैंने आपको फेडरल सिस्टम बताया है तो उसमें आप समझिएगा कि जब भी कोई बड़ा देश होता है तो उसमें फेडरल सिस्टम जरूरी होती है। तो अभी फेडरल सिस्टम की बात तो की जाती है लेकिन अभी तक फेडरल सिस्टम बना नहीं है यहाँ पे, तो इसका भी फिर यहाँ पे क्रिटिसिज्म किया जाता है। और कौन विषय कहाँ पे होगा ये भी अभी क्लेरिफाई नहीं है। गवर्नर जनरल के हाथ में कौन सा विषय है, कौन से विषय पे विधान परिषद अपना फैसला कर सकती है, सेंट्रल जो लेजिस्लेचर है चाहे स्टेट लेजिस्लेचर है, कौन किस विषय पे फैसला कर सकता है और किसको, ये पूरी तरह से अभी क्लेरिफाई हुआ नहीं है। और प्रांतों में जो दैत शासन लगाई जाती है वो भी असफल ही रहती है समझिए, क्योंकि जो ट्रांसफर सब्जेक्ट है तो उसमें कार्य कैसे करिएगा स्वास्थ्य शिक्षा पे जब तक पैसा नहीं होगा। और पैसा जो रहता है उसको रिजर्व कर लिया गया है, रिजर्व सब्जेक्ट में डाल के वो गवर्नर जनरल जब तक अनुमति नहीं देगा तब तक काम नहीं होगा। और गवर्नर जनरल जो है वो भारतीयों के लिए तो अनुमति देगा ही नहीं। और अधिकार वगैरह तो सीमित ही थे, तो कोई अधिकार था ही नहीं, मतलब जनता के पास कोई अधिकार नहीं था। यही सब अधिकार नहीं मिलता है कि बाद में हम जाके अपने फंडामेंटल राइट बनाते हैं और उसको मतलब काफ़ी अच्छे से वहाँ पे लागू किया जाता है। जब मैं आपको फंडामेंटल राइट बताऊंगा तो वहाँ पे हम इसके बारे में देखेंगे। तो अब हम देख लेते हैं जो 1935 का एक्ट है। तो इसमें होता क्या है कि समझिए कि जो 1919 का एक्ट आया है तो उसमें फिर बोला जाता है कि 10 साल बाद फिर हम उसमें देखेंगे कि क्या ज़रूरत है और फिर सुधार करेंगे। और उसके बाद देखेंगे कि कुछ दिनों बाद 1927 में साइमन कमीशन आता है। संवैधानिक सुधार के लिए ही साइमन कमीशन का गठन होता है। फिर वो बहुत सारे उसमें प्रदर्शन होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो तो मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री का पार्ट है, तो वो मैं आपको वहाँ पे बताऊंगा। और फिर उसके बाद देखेंगे कि 3 गोलमेज सम्मेलन होता है जो कि 1930, 31, 32 में होता है, जिसमें पहले गोलमेज सम्मेलन में तो गांधी जी भाग नहीं लेते हैं, फिर मतलब कांग्रेस भाग नहीं लेती है। और उसके बाद देखेंगे कि उसके बाद के गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेते हैं, लेकिन उनको कुछ मिलता है ऐसा खास है नहीं। फिर उसके बाद देखते हैं फिर से आंदोलन शुरू हो जाता है और फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलती है अब हम किसी से भी कोई समझौता नहीं करेंगे, अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है पास होगा। तो ये समझिए कॉन्स्टिट्यूशन ही था। और 1935 के एक्ट में बहुत सारी चीज़ें थी। और इसमें होता क्या है कि फिर 1935 के एक्ट में भारतीय संविधान का मूल स्रोत इसी को माना जाता है और इसमें बहुत सारी चीज़ें दी जाती है। आज जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद आप देखेंगे 400 से भी ऊपर है, तो 300 लगभग जो अनुच्छेद रहते हैं इसी से लिए जाते हैं और 10 अनुसूचियाँ इसी से ली जाती हैं। और इसमें अब होता क्या है, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात यहाँ पे की जाती है, मतलब कि संघ बनाया जाएगा। और जो 11 ब्रिटिश प्रांत रहते हैं और बाकी देसी रियासतें भी अपने इलाकों में काम करते रहती हैं। तो मतलब जो पूरी तरह से कंट्रोल में रहता है ब्रिटिश के, वो मतलब ब्रिटिश प्रांत थे। और जो देसी रियासतें काम कर रही थी, मतलब देसी रजवाड़े, उनको देसी रियासत बोलते थे वहाँ पे, जो कि कंट्रोल तो मेनली होता था ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही, लेकिन उनको स्वायत्ता दे दी जाती थी कि आप वहाँ पे शासन कर सकते हैं। तो ये सिस्टम थी वहाँ पे। और जो संघ बनने वाला था उसमें ये भी बोला गया था कि जो देसी रियासतें हैं, मतलब कि जो रजवाड़े खुद अपना इंडिपेंडेंट शासन कर रहे हैं, वो भी भारतीय संघ में शामिल हो सकते हैं। संघ मैंने जो बताया था फेडरल, यहाँ पे बनाने की तो बात होती है लेकिन बन नहीं पाता, वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। और यहीं पे
अब जाके 3 सूचियों की बात होती है। जो आप सूची देखेंगे, संघीय सूची, राज्य सूची। जो संघीय सूची थी उसमें 59 विषय थे पहले, जो इसमें आता है। उसके बाद राज्य सूची में आप देखेंगे कि 54 विषय रहते हैं और समवर्ती सूची में देखेंगे कि 36 विषय लागू किए जाते हैं। लेकिन देशी रियासतें मना कर देती हैं संघ में आने से, क्योंकि वो अपना स्वायत्ता खोना नहीं चाहेंगी। उनको हमेशा डर बना रहता था कि ये कुछ मतलब लालच देके और जो भी उनका इंडिपेंडेंस है उनको ख़त्म कर देंगे। तो देशी रियासतें इसमें शामिल नहीं हो पाती हैं और उस वजह से होता है कि जो संघ रहता है वो बन नहीं पाता है। और इसमें क्या होता है, जो केंद्र में द्वैत शासन अर्थात दोहरी शासन रहती है 1919 के एक्ट में आप देखेंगे कि बनाई जाती है। और प्रांतों में भी देखेंगे द्वैत शासन रहती है। जो मैंने ट्रांसफर और जो रिजर्व सब्जेक्ट बताया था उनको समाप्त कर दिया जाता है। अब किया क्या जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, विरोध प्रदर्शन की वजह से अब किया जाता है जो गवर्नर जनरल प्रांत के रहेंगे और उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उनको अब बनाया जाएगा, अकाउंटेबल बनाया जाएगा। तो उनको किया जाता है कि अब जो है वो पूरी तरह से, आज जो देखेंगे कि लोकसभा हमेशा, जो कार्यपालिका है हमेशा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहती है, वही सिस्टम स्टेट में लागू किया जाता है। अब जो भी गवर्नर जनरल एंड एग्जीक्यूटिव उनकी काउंसिल होगी, वो जो विधानसभा है उनके प्रति उत्तरदायी बनाया गया है। और फिर इसमें इलेक्शन वगैरह भी होते हैं और इलेक्शन 2 साल चलता है। तो वो सब तो मॉडर्न इंडिया का पार्ट है। अब इतना डीप हमें यहाँ पे नहीं जाना है। और जो राज्यसभा मैंने बताया था कि 1919 के एक्ट में बना था, उसको अब क्या किया जाता है कि वो फेडरल के लिए बना दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे फेडरल की बात की जाती है। तो फिर स्टेट का प्रतिनिधित्व जो होना चाहिए वो सेंटर में होना चाहिए। तो अब राज्यसभा को स्टेट के लिए बना दिया जाता है कि स्टेट का जो प्रतिनिधित्व करेगा वो राज्यसभा करेगा और राज्यसभा के जो सदस्य होंगे वो विधानसभा से ही चुन के आएंगे। ऐसा कर दिया जाता है सिस्टम। और जो प्रांतीय विषय रहते हैं अब उनको पूरी तरह से दे दिया जाता है प्रांतों को, मतलब अपने विषय पे अपना तुम खुद ही जितने भी लॉ हैं बनाओ। तो पहले तो गवर्नर जनरल जो सेंटर में रहता था वो रोक सकता था, अब इनको दे दिया जाता है अपने सब्जेक्ट पे तुम अपना लॉ बनाओ। जैसा कि मैंने बताया 3 सूची यहाँ पे डिवाइड हो जाती है, संघीय, राज्य सूची और समावर्ती सूची। और यहाँ पे आपको ये भी समझना पड़ेगा, जो भारतीय जो एक पद बना रहता है ब्रिटेन में SOS का, स्टेट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ इंडिया का पद बना रहता है, उसको समाप्त कर दिया जाता है, क्योंकि अब संविधान ही बन गया और इसी संविधान के तहत काम करना है। तो पहले था कि वहाँ से उस मंत्रालय के तहत काम करना था, लेकिन अब उस मंत्रालय के तहत काम नहीं करना है। वो अपने संविधान जो बन के आ गया है उसी के अनुसार आप लोगों को काम करना है। तो अब इस पद की ज़रूरत है नहीं। तो ये भारत सचिव के पद को समाप्त कर दिया जाता है इसी में, और संघीय न्यायालय की स्थापना होती है। लेकिन इसका अपील जो है ये प्रीवी काउंसिल लंदन में किया जा सकता था। तो ये संघीय न्यायालय यहाँ पे कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि अपील संघीय न्यायालय का जो सुप्रीम होता है उसका अपील कहीं नहीं होता। लेकिन इसका अपील आप देख रहे हैं कि आपको अगर यहाँ का कोर्ट ने फिर कोई फैसला दिया, अगर आप उससे संतुष्ट नहीं है तो आपको जाके लंदन में वहाँ पे अपील करनी पड़ेगी। तो ये सिस्टम थी यहाँ पे। और जैसा कि मैंने बताया कि केंद्रीय और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन हुआ, क्योंकि संघ बनाने की यहाँ पे बात की गई थी। तो संघ सूची थी जिसमें कि 59 विषय थे, और प्रांतीय सूची थी जिसमें 54 विषय थे, और समवर्ती सूची जिसमें कि 36 विषय थे। अवशिष्ट विषय सहित कुछ आपातकालीन जो शक्तियाँ थी ये वायसराय के पास थी। तो अवशिष्ट शक्तियाँ उसे ही बोला जाता है, अवशिष्ट विषय होता है, शक्तियाँ नहीं विषय। तो अवशिष्ट विषय में ये होता है कि जो मान लीजिए अभी हमें पता नहीं है, आगे आने वाले दिनों में आ सकती है। जैसे इंटरनेट है, तो पहले 1950 में इंटरनेट वगैरह के बारे में किसी को पता नहीं होगा, तो वो चीज़ें अब आई हैं। तो अब जो फ्यूचर में चीज़ें आ सकती हैं, जैसे एलियन आ गया, तो एलियन आ गया तो अब एलियन के लिए लॉ कौन बनाएगा, तो उसके लिए ये चीज़ें अवशिष्ट शक्तियाँ में रख दी गई हैं। मतलब जो फ्यूचर में चीज़ें आ सकती हैं अभी हमें पता नहीं है उसके बारे में। और कुछ आपातकालीन अधिकार हैं, इनको वायसराय के हाथ में सौंपा गया था और आगे है कि 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन होता है, जिसमें कि 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल का गठन होता है, जिसमें 6 सदन में होगा कि विधान परिषद भी होगा और विधानसभा भी होगा। लेकिन एक जो 5 प्रांत होगा उसमें बस विधानसभा ही होगा। ये गठन होता है, जो कि आज भी आप सिस्टम देख सकते हैं, जैसे बिहार में है, यूपी में है, महाराष्ट्र में है। तो ये सिस्टम यहाँ भी लागू किया जाता है और यहीं से ये सिस्टम हमने फर्दर मतलब कंटिन्यू रखा है। तो मैंने आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ये चीज़ें बता ही दिया है मैं। और अब किया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में अब लोग खड़े हो सकते हैं। इसमें भारतीयों को भी, आंग्ल भारतीयों को भी शामिल किया जाता है, ईसाइयों को भी शामिल किया जाता है, यूरोपीय एवं हरिजन जो रहते हैं इनको भी शामिल किया जाता है। पहले मुस्लिम को शामिल किया जाता है, उसके बाद देख रहे हैं सिख, ईसाइयों और सबको मतलब शामिल कर दिया जाता है। मतलब समझिए कि जो कुछ सीट होंगे उस पर यही लोग खड़े हो सकते हैं। तो यहाँ पे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ये अपनाते हैं कि मतलब इन लोगों में हमेशा फूट बना रहा है। जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पे बहुत लोगों को खड़ा करा और वो लोग अपने में ही लड़ते रहे, वोट आदि के लिए, ये सब चीज़ों के लिए लड़ते रहे वहाँ पे। चाहे हम कुछ ही फंड देंगे तो उस एरिया में आपको काम करना है, तो काम करना है तो कैसे करिएगा। उस फंड में आपको बहुत सारे लोगों को काम करना पड़ेगा, ईसाइयों को करना पड़ेगा, सिखों को करना पड़ेगा, मुस्लिमों को करना पड़ेगा, हिंदुओं को करना पड़ेगा। तो फिर वो फंड के लिए
ये आपस में लड़ेंगे कि हमारे यहाँ पे ज़्यादा नहीं मिल रहा, तुम ज़्यादा खर्च कर दे रहे, ये सब चीज़ें यहाँ पे होने लगती है। और इस अधिनियम में भारत परिषद का अंत हो गया। जैसे मैंने बताया, एसओएस जो पद बना था उसको भारत सचिव के पद को समाप्त कर दिया जाता है और अदन तथा जो वर्मा रहता है उसको ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया जाता है। इसी में तो पहले वर्मा जो आप म्यांमार आज देखेंगे तो वो भारत का ही हिस्सा था, तो इसी एक्ट द्वारा उसको अलग कर दिया जाता है भारत से। और सिंध और उड़ीसा को 2 नए राज्य बना दिए जाते हैं। जो सिंध और उड़ीसा आप देखेंगे उनको 2 नए राज्य भी इसी एक्ट के द्वारा बनाए जाते हैं। और यहीं इसी एक्ट में आप देखेंगे केंद्रीय जो रिजर्व बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देखेंगे कि यहीं से स्थापना होती है और फिर वो देश का केंद्रीय बैंक बन जाता है। तो ये बन जाता है केंद्रीय बैंक। और यहाँ पे इस अधिनियम द्वारा राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन भी किया जाता है, ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। और जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसकी भी स्थापना की बात की जाती है, क्योंकि फेडरल सिस्टम बनाना है लेकिन बनता नहीं है, आपको ये भी पता होनी चाहिए यहाँ पे। और इस एक्ट की भी आलोचना की जाती है इस बात पे कि परिसंघीय प्रणाली नहीं लागू हो पाती है। इतना बात तो, इतना सारा एक्ट और इतनी सारी कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें तो लिख के लाते हैं, लेकिन जो संघीय व्यवस्था है वो देसी रियासतें मना कर देते हैं, इस वजह से संघीय व्यवस्था नहीं बन पाती है और राज्य में भी स्वायत्ता उतनी नहीं दी जाती है जितनी की स्वायत्ता देनी चाहिए। तो ये बस जुमलेबाजी करते रहते थे, ये पता ही है सबको। और इसमें ये भी था कि अत्यंत कठोर था ये संविधान, समझिए। और जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कौन करेगा आपको ये भी पता होनी चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ब्रिटिश पार्लियामेंट करेगी, वहाँ पे आपको जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बना है तो अमेंडमेंट होगा वहाँ पे, ये चीज़ें थी यहाँ पे। तो ये एक्ट था और इसकी क्रिटिसिज्म भी आपने देख लिया। तो इसके बीच में भी कुछ क्रिप्स मिशन, बेबल योजना आती है और फिर कैबिनेट मिशन आता है, उसके बाद भारतीय इंडिपेंडेंस एक्ट पास होता है, तो वो भी आपको थोड़ा थोड़ा जान लेना चाहिए। और जो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब 1935 का एक्ट आता है तो उसके बाद चुनाव भी होता है। आप देखेंगे कि चुनाव होता है फरवरी महीने में 1937 में और 11 प्रांतों में चुनाव होता है, विधानमंडलों का चुनाव, जिसमें कि कांग्रेस को भारी सफलता मिलती है और लगभग समझिए कि 8 राज्यों में कांग्रेस जीत जाती है और सरकार बना लेती है। और 2 में समझिए कि जो इनकी मिली जुली सरकार बनती है, जैसे कि आप देखेंगे पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत रहता है और असम में भी इनकी मिली जुली सरकार बनती है, इनका बहुमत उधर आ नहीं पाता। और पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी जीत जाती है पंजाब में, आप देखेंगे कि, और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी जीत जाती है यहाँ पे। और लगभग इन लोगों का शासनकाल जो रहता है देखेंगे 28 महीने शासन करते हैं। और 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध होता है उसमें फिर से इन लोगों को बोला जाता है जाने के लिए, तो फिर जाके ये लोग पूरी तरह से वहाँ पे त्याग पत्र दे देती है कांग्रेस 8 प्रांतों से, क्योंकि बिना कांग्रेस की अनुमति के ही क्या करती है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो रहती है वो द्वितीय विश्व युद्ध में बोलती है कि इंडिया भी शामिल है वहाँ पे। और फिर यही जब त्याग पत्र देता है कांग्रेस तो फिर जाके मुस्लिम लीग देखेंगे कि 22 दिसंबर 1939 की तारीख को मुक्ति दिवस मनाता है वहाँ पे। और फिर इसमें जो डॉक्टर अंबेडकर जो रहते हैं वो भी साथ देते हैं मुस्लिम लीग का जब ये मुक्ति दिवस मनाते हैं तो। और उसी समय देखेंगे लॉर्ड लिंथितगो जो रहते हैं ये वॉइसरॉय रहते हैं। 1940 में फिर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, अगस्त प्रस्ताव उसको बोलते हैं, अगस्त ऑफर भी बोलते हैं उसको। ये प्रस्ताव भारतीयों के सामने प्रस्तुत किया जाता है और इसमें कहा जाता है कि भारतीयों को संविधान बनाने का अधिकार होगा और युद्ध के समाप्ति के बाद औपनिवेशिक शासन मतलब औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना होगी, मतलब टोटली कंट्रोल तो आपके पास होगा लेकिन जो मेन विषय है वो रहेगा उन्हीं के पास, ये चीज़ें की जाती है। लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों रहती है असंतोष में और फिर इसको भी ठुकरा दिया जाता है। और यहाँ से फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू होता है और गांधी जी शुरू करते हैं यहाँ पे व्यक्तिगत सत्याग्रह। फिर मतलब अब खुश करने के लिए फिर किया जाता है कि क्रिप्स मिशन आता है। आप देखेंगे कि इसके बाद भी ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती है इनका साथ मिले, क्योंकि आप देखेंगे वहाँ पे मित्र राष्ट्रों की हालत ख़राब हो रही है। वहाँ पे जापान मतलब धूल चटाने पे तुला है। जापान देख रहे हैं कि पूरी तरह से इधर पूरा जो साउथ एशिया है इधर कब्जा करते जा रहा है, उधर अमेरिका पे भी हमला बोल चुका है जापान। और फिर अमेरिका भी वहाँ पे दबाव डाल रहा था कि भारत को आज़ाद करो, ऑस्ट्रेलिया भी दबाव डाल रहा था और वहाँ पे अब चीन को भी देखेंगे कि दबाव डाल रहा था ब्रिटेन पे कि भारत को आज़ाद करो। अब ब्रिटेन मतलब सरकार का विश्वास था कि अब कुछ तो यहाँ पे करना पड़ेगा ताकि जो आंदोलन हो वो शांत हो सके। और फिर जो प्रधानमंत्री रहते हैं चर्चिल फिर करते हैं कि स्टॉफर्ड क्रिस रहते हैं, उनकी अध्यक्षता में 1942 में क्रिप्स मिशन भेजते हैं भारतीयों से बातचीत करने के लिए। और यहाँ पे फिर होता है कि 1942 में बातचीत तो शुरू होती है और इसमें जो क्रिप्स रहते हैं ये बहुत सारा मतलब कि यहाँ पे बातें रखते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, संविधान आप लोग बना सकते हैं, भारत को उपनिवेशिक दर्जा दिया जाएगा, प्रांतों को संविधान में स्वीकार करने के लिए अपना अलग संविधान भी निर्माण कर सकते हैं, ये भी बोला जाता है। फिर यहीं से जो कांग्रेस रहती है मुस्लिम लीग दोनों अस्वीकार कर देती है और भारत को मतलब इसमें टुकड़े में बांटने की उन लोगों की थी कि भारत को बांट दिया जाए और
पाकिस्तान की मांग हो ही चुकी थी इससे पहले। और इसी क्रिप्स मिशन जब फेल हो जाता है तो फिर गांधी जी देते हैं कि डू और डाई का नारा। उसके बाद मतलब कि आंदोलन शुरू हो जाता है और इसको फिर पोस्ट डेटेड चेक बोल के गांधी जी इसको बोलते हैं। मतलब ये फेलियर बैंक है समझिए। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि वेबल योजना आती है। वेबल योजना ये फेल हो जाती है जो क्रिप्स मिशन। तो वेबल योजना फिर लॉर्ड जो लिनथिथगो रहते हैं इनके बाद वेबल बनते हैं वायसराय। और फिर वेबल योजना ये संविधान को जो गतिरोध बना रहता है इसको दूर करने के लिए ये योजना आती है। फिर ये भी समझिए फेल हो जाती है। इसमें भी रहता है मतलब द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के लिए। यहाँ पे कार्यकारिणी में बोला जाता है मुस्लिम सदस्यों की जो संख्या रहती है वो कार्यकारिणी में बराबर कर दी जाएगी। गवर्नर जनरल जो रहेगा वो बिना वीटो पावर के वो वीटो का यूज नहीं करेगा बिना उचित कारण के। और बोला जाता है द्वितीय मतलब विश्व युद्ध के बाद आप लोग अपना संविधान बना सकते हैं। फिर भी ये भी योजना मतलब अस्वीकार कर देती है। मतलब भारतीय इस स्टेज पे पहुंच गए रहते हैं कि वो किसी भी तरह का कोई भी झांसे में नहीं आने वाले थे। उनको फुल इंडिपेंडेंट की मांग चल रही थी और पूरी तरह से स्वतंत्रता चाहिए थी यहाँ पे। और बाद में फिर देनी भी पड़ती है इनको। और फिर आता है कैबिनेट मिशन। देखेंगे कि 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। क्योंकि देखेंगे कि सर जो वहाँ पे आम चुनाव होता है, ब्रिटेन में भी तो आम चुनाव होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में आम चुनाव होता है और क्लीमेट एटली जो रहते हैं उनके नेतृत्व में लेबर पार्टी की सरकार बनती है। और फिर यही जो क्लीमेट एटली रहते हैं ये जाके हाउस ऑफ कॉमर्स में बोलते हैं कि भारत को मतलब स्वतंत्र होने का अधिकार है। और फिर बाद में 3 सदस्यीय मिशन भेजते हैं। इसी को फिर कैबिनेट मिशन बोला जाता है। और इसी में आप देखेंगे भारतीय जो प्रांत रहते हैं इनको 3 भागों में बांटा जाता है। ABC आपको देखेंगे वो आपको पढ़ाया जाएगा जिसमें कि मुंबई मद्रास प्रांत, उड़ीसा संयुक्त प्रांत ये सब अलग रहते हैं। पंजाब सिंध ये अलग रहते हैं। बंगाल असम ये सब अलग अलग रहते हैं। और इसमें क्या किया जाता है कि कैबिनेट जो मिशन रहती है तो इसमें पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार किया जाता है। मतलब तो शुरू में तो मानने के लिए कोई भी तैयार ही नहीं था पाकिस्तान की मांग को। लेकिन फिर इसी वजह से इन सब वजहों से होता क्या है अभी भी फुल इंडिपेंडेंट की बात यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता। लेकिन फिर जो भारतीय इंडिपेंडेंट एक्ट पास होगा इसके बाद तो फुल इंडिपेंडेंट की बात की जाती है। और मुस्लिम लीग भी पाकिस्तान की मांग पे अड़ी हुई थी। और इसमें क्या बात होता है ये हम देख लेते हैं। प्रोविजन क्या है इसमें। तो भारतीय जो रहता है भारतीय अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी ये बोला जाता है। भारतीय प्रांतों को 3 वर्गों में बांटा जाता है। वो आपको मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा मैं आपको। और प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात किसी भी प्रांत की विधानसभा को संविधान निर्वर्धन पर पुनर्विचार की अनुमति दी गई। मतलब संविधान के बारे में आप देख सकते हैं कि आपको ये लागू रखना है कि नहीं। मतलब फ्यूचर में ये आपको पसंद है कि नहीं संविधान ये। और कैबिनेट मिशन के किसी भी रूप में जो मुस्लिम लीग रहती है वो पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। तो इसमें पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया जाता है। और इसी वजह से समझिए कि ये योजना भी फेल हो जाती है। और उसके बाद दंगे फसाद शुरू हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा दंगे होते रहते हैं समझिए। उसमें हज़ारों लोगों को मार दिया जाता है। इस वजह से फिर बाद में जितने भी नेता लोग होते हैं उनके पास एक ही ऑप्शन बची रहती है कि बिना जो विभाजन के कोई भी चारा अब नहीं है लोगों के पास। फिर जाके इसी सब के डर से 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय बना के भेजा जाता है भारत में। और फिर लॉर्ड माउंटबेटन जो माउंटबेटन योजना भी बोला जाता है एकमात्र समाधान इसका यही निकलता है कि अब 2 देश बना दिए जाए। मतलब पाकिस्तान का विभाजन किया जाए। तो ये एक्ट पास होता है और 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन राज्य पाकिस्तान एवं भारत की स्थापना हो जाती है। क्योंकि दंगे बहुत होते रहते हैं। और फिर अब देखेंगे दोनों राज्यों के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिए जाते हैं। और जितने भी रजवाड़े रहते हैं उनको ये भी बोल दिया जाता है इस एक्ट में कि आप जहाँ चाहें मिल सकते हैं। तो उसी में आप देखेंगे कि फिर कश्मीर के लिए वहाँ से विवाद उठता है। राजा हरि सिंह जो रहते हैं वो सिग्नेचर तो भारत संघ में मिलने क्या करते हैं लेकिन वहाँ पे पाकिस्तान तब तक कब्जा कर लेता है कुछ इलाकों को। और यहाँ पे हैदराबाद भी नहीं मिल रहा था तो उसके लिए भी हम फोर्स का यूज करते हैं यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे चल रही थी। तो वो सब हिस्ट्री का पार्ट है। और दोनों राज्यों को बोल दिया गया अपना अपना संविधान बना सकते। और फिर होता क्या है यहाँ पे वायसराय जो पद रहता है उसको समाप्त कर दिया जाता है। और फिर इसको गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। और पहले और अंतिम वायसराय कौन होंगे? माउंटबेटन ही होंगे। और प्रथम गवर्नर जनरल यहाँ पे कौन होंगे? तो माउंटबेटन ही होंगे। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसमें पंजाब एवं बंगाल के विभाजन की व्यवस्था की गई तथा उनके बीच सीमा निर्धारण करने के लिए सीमा आयोग बनाया गया जिसके अध्यक्ष रेडक्लिफ थे। और रेडक्लिफ रेखा भी बोली जाती है पाकिस्तान और जो इंडिया के बीच में। तो दो जगह पे पाकिस्तान को बनाया जाता है। बंगाल वाले इलाकों में मुस्लिम बहुल रहते हैं जो वहाँ पे तो वो भी पाकिस्तान को दिया जाता है। जो कि आज आप देखेंगे कि बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। वो 1971 में फिर आज़ाद होता है जब भारत पाकिस्तान में युद्ध होता है। और दूसरा पश्चिमी जो आज आप पाकिस्तान देखेंगे उसको दिया जाता है। 2 इलाके दिए जाते हैं वहाँ पे। और दोनों अधिराज्य ने अपने अपने संविधान को बनाने की पूर्णतः स्वतंत्रता दे दी जाती है। अपना संविधान बनाओ और खुद से कर सकते। और जब तक संविधान निर्माण नहीं कर लेते तो प्रत्येक अधिराज्य
जो 35 का एक्ट है उसी से अपना शासन कर सकते हैं। मतलब संविधान बनाने में भी टाइम लगेगा, देख रहे हैं कि संविधान बनाने में भी हमें 2 साल 11 महीना 18 दिन टाइम लगे, तब तक आप जो शासन कर सकते हैं वो 1935 के एक्ट से ही शासन कर सकते हैं, ये बोला गया है। और रियासत जो थी इसको बोल दिया गया पाकिस्तान में भी शामिल हो सकते हैं, और जो पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहता वो इंडिया में भी कहीं भी मतलब शामिल हो सकता है वो। और भारत जो मंत्री पद रहता है उसको समाप्त कर दिया जाता है। तो ये टोटली जितना भी एक्ट है मैंने आपको बता दिया, और काफ़ी अच्छे से और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल वे में आपको बताने की कोशिश की है मैंने। और जो संसद टाइप में रहता है वो आपने देख लिया कैसे बना था, वो चीज़ें भी मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो 1935 का जो आप एक्ट देखेंगे तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये संसद मान लीजिए केंद्र लेवल पे थी, तो ये पूरी सदस्य थी, समझिए ये पूरे सदस्य थे। और इसी में से समझिए कि ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो आज कैबिनेट देखेंगे लेके गवर्नर जनरल अपना बनाता था, गवर्नर जनरल, और इसमें सदस्य होते थे उसके। लेकिन इसी सदस्य में आप देखेंगे जो ये सदस्य हैं यहाँ पे, अब इसमें पूरी तरह से भारतीय होने लगे, बस गवर्नर जनरल रहेगा, इतना स्वायत्ता दी जाती है। मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पूरी तरह से सदस्य बना दिया गया है भारतीयों को, तब भी लोग नहीं मानते हैं यहाँ पे। मतलब अब हमारे ऊपर पूरी तरह से भूत सवार हो गया था कि हमें इंडिपेंडेंट चाहिए ही चाहिए। पूरे विश्व में सभी देश इंडिपेंडेंट थे, हम ही एक इनके अधीन थे। और मतलब हमारी जो हालत थी वो बद से बदतर हो चुकी थी, यहाँ पे हालत बहुत बुरी हालत थी। जब ये जाते हैं तो हमारे पास तो कुछ रहता ही नहीं है। आज लोग बहुत सारे मतलब देशों से कंपेयर करते हैं, उस टाइम आप देखिएगा, और यहाँ तक पहुँचने में बहुत मतलब स्ट्रगल करना पड़ा है। उस टाइम खाने को नहीं था, कुछ नहीं था, समझिए बजट पास करना, सैनिक रखना, कुछ के लिए हमारे पास पैसा बचा ही नहीं था उस टाइम। तो ये था, इतने एक्ट मैंने आपको बता दिया। अब हम संविधान को शुरू करेंगे धीरे धीरे, और संविधान को मैं बताऊंगा कि क्या है संविधान, और संविधान की ज़रूरत क्या है हमें, और संविधान का मतलब क्या क्या होता है। टोटली ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ बताऊंगा, और जो सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये भी मैं आपको बता दूंगा। फिर हम शुरू करेंगे अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है, और फिर संविधान कैसे निर्माण होता है वो मैं वहाँ पे थोड़ा सा बताऊंगा। और कितने लोग देसी रियासत के उसमें चुन के आते हैं, कितना ब्रिटिश प्रांत से आते हैं, और कितना मुस्लिम लीग से, और फिर वहाँ पे विभाजन जब हो जाता है तो सदस्य कम हो जाते हैं, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये चीज़ें बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल वहाँ पे चलेगी, जैसा कि मैं क्लियरिफिकेशन यहाँ पे देते जा रहा हूँ। और आप लोग को ये चीज़ें याद कैसे होंगी, जब आप लोग बहुत ज़्यादा इसको देखेंगे। ऐसे नहीं है कि याद रह पाएंगे, ये चीज़ रिविजन करना पड़ेगा तब याद रहेंगे। और जो कम्युनिटी सेक्शन में मैं क्वेश्चन डालता हूँ उसका भी आंसर आप लोग देने का कोशिश करें, तब जाके ये चीज़ें अच्छे से आपको क्लियर हो पाएंगी। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का जो पार्ट 2 था ये कंप्लीट होता है। और बाकी जो सब्जेक्ट भी चल रही हैं वो भी आप लोग देख सकते हैं, तो कृपया उसको भी आप लोग देखने का कोशिश करें। ओके गाइस, थैंक यू, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे।